नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समः सरिता, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। यानी विद्या के समान कोई बंधु नहीं है, विद्या के समान कोई सहृदय मित्र नहीं है, विद्या के समान कोई धन नहीं है और विद्या के समान कोई सुख नहीं है। शिक्षा समाज के हर वर्ग के लिए ज़रूरी है। आज बात करेंगे इसी शिक्षा के बारे में। प्रारंभ में शिक्षा व्यवस्था की बुनावट क्या थी, समय के साथ उसमें क्या क्या बदलाव आया, अलग अलग समय में इस पर क्या चर्चा हुई। सार्थक संवाद की आज की कड़ी में संसद से लेकर समितियों तक हुए संवाद और बहस का आइए खंगालते हैं इतिहास। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। भारत ऋषि परंपराओं का देश रहा है। ज्ञान पिपासा यहाँ की संस्कृति में रही है। इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने इस देश को अन्य देशों से अलग बनाया। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। उस समय छोटी छोटी पाठशालाएं होती थीं, जहां स्थानीय शिक्षक या गुरु बच्चों को संस्कृत, व्याकरण, प्रायोगिक गणित, महाजनी खाता आदि के बारे में पढ़ाया करते थे। ये पाठशालाएं प्रायः किसी मंदिर, दुकान, किसी शिक्षक के घर, किसी वृक्ष के नीचे या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चलती थीं। पाठशालाओं में कम विद्यार्थी होते थे और फसलों की कटाई के मौसम में पाठशालाएं बंद रहती थीं, ताकि बच्चे अपने घर के कामों में मदद कर सकें। विद्यार्थी अपने घर से दूर अपने गुरु या गुरुओं के आश्रम यानी गुरुकुल में रहकर विद्या का अध्ययन किया करते थे। इस शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, आत्म अनुशासन और आध्यात्म से जुड़ी शिक्षा प्रदान करना था। शिक्षा को लेकर हमारा समाज हमेशा से ही संवेदनशील और विचारशील रहा है। यहाँ शिक्षा को सिर्फ जीवन यापन और रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। इस देश में शिक्षा को चरित्र निर्माण से जोड़ा गया है, सामाजिकता से जोड़ा गया है। समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। जैसे जैसे भारत में सत्ता में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे यहाँ शिक्षा पद्धति में भी बदलाव आया। 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ इस देश में इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। इस दौरान इस देश में बड़े पैमाने पर मकतब और मदरसों की स्थापना हुई। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के बाद यहाँ अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हुआ। 19वीं सदी में लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों के फलस्वरूप अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान इस देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। अंग्रेज लगातार इस देश की शिक्षा में बदलाव के पक्षधर थे, लेकिन यह बदलाव कैसा हो, इस पर एक राय नहीं बन रही थी। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा हेतु अनुदान के विषय पर कंपनी प्रशासन में मतभेद उत्पन्न हुआ कि भारत में शिक्षा का प्रारूप और माध्यम क्या हो। इस मतभेद में दो पक्ष थे। एक पक्ष प्राच्यवादियों का था, जो मानते थे कि भारत में पारंपरिक शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं होनी चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष पाश्चात्यवादियों का था, जो मानते थे कि शिक्षा व्यवहारिक तथा उपयोगी होनी चाहिए और शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले वर्ष 1834 में भारत आया। उसकी नियुक्ति सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर की गई, जिसका कार्य प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद पर मध्यस्थता करना था।
वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसके तहत पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य के अंग्रेजी में अध्यापन हेतु किया जाए। सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे और इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले जाएं। मैकाले ने इसके तहत डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था। ब्रिटिश भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने स्थानीय भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक योजना लागू की। 1854 में वुड्स डिस्पैच के तहत यह प्रावधान किया गया कि जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की हो। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। इसके तहत प्रावधान किया गया कि जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप देश के तीनों प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। हालांकि वुड्स डिस्पैच ने देश के उच्च शिक्षा के लिए प्रयास किए, लेकिन प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों पर आ गई, जिसके लिए उनके पास संसाधनों की कमी थी। वर्ष 1882 में सरकार ने W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य वुड्स डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। हंटर आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का काफी विकास हुआ। अनेक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 20वीं शताब्दी के उदय के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल व्याप्त था। प्रशासन का मानना था कि निजी प्रबंधन की वजह से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। और उच्च शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों के उत्पादक बन गए हैं। इसके विपरीत राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों का मानना था कि सरकार देश में निरक्षरता को कम करने और शिक्षा के विकास हेतु कोई प्रयास नहीं कर रही है। वर्ष 1902 में सरकार ने रैले आयोग का गठन किया, जिसका कार्य भारत के विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करना था और उनकी स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देना था। रैले आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सुझाव देश के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू किया जाना था। इस दौरान देश में 7 नए विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। इसके साथ ही आई सार्जेंट योजना। सर जॉन सार्जेंट सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे। सार्जेंट योजना का उद्देश्य आगामी 40 वर्षों के अंदर ब्रिटेन में प्रचलित शिक्षा स्तर को भारत में लागू करना था। हालांकि यह एक विस्तृत योजना थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए कोई बेहतर योजना नहीं बनाई गई थी। उन्नीस 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में इसकी पहली बैठक हुई। अन्य प्रमुख मुद्दों के साथ साथ आजाद भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यापक चर्चा हुई।
संविधान सभा में सभी के लिए शिक्षा पर हुई चर्चाओं में इस बात पर मुख्य बहस हुई कि क्या शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया जाए। साथ ही शिक्षा को केंद्र सरकार की सूची में रखा जाए या राज्यों की सूची में। इस पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा में कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बनाया जाए ताकि सरकार इसे हर हाल में सुनिश्चित करे। इसके विपरीत कुछ सदस्य इस बात से असहमत थे। संविधान सभा के बहस में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार को क्लॉज 18 में रखा गया। इस पर चर्चा के दौरान संविधान सभा के सदस्य उत्तर प्रदेश के अलगू राय शास्त्री ने कवि कालिदास को कोट करते हुए कहा कि एक आदर्श राज्य एक पिता की तरह अपनी प्रजा को सुरक्षा, शिक्षा और भरण पोषण प्रदान करता है। स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान निर्माण के रचयिताओं में आदर्शवाद और यथार्थवाद के मिश्रण की आवश्यकता थी। राजनीतिक अंतर्दृष्टि और कुशाग्र कानूनी बुद्धि से परिपूर्ण कन्हैयालाल मुंशी इस कार्य में सबसे दक्ष माने गए। संविधान निर्माण के लिए बनाई गई समितियों में से मुंशी सबसे ज्यादा समितियों के सदस्य बनाए गए थे। कन्हैयालाल मुंशी ने मूल अधिकार पर होने वाली चर्चा में अपने विचार रखे। उन्होंने स्कूल शब्द के प्रयोग पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, क्लॉज 18(3) ख में स्कूल शब्द का प्रयोग खंड के दायरे को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अन्य शैक्षणिक संस्थानों से अलग करने के लिए किया गया है। मेरा मानना है कि इस प्रश्न का समाधान खंड 18 पर आते ही किया जा सकता है। वास्तव में सब क्लॉज 3 ख का उद्देश्य केवल प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में लागू होना था। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रांत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी पर अपनी बात रखी और सभा के सदस्यों से कहा, यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आपने अपने सामने रखा है। उन्होंने कहा कि किसी भी संविधान के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिकों को यह एहसास हो कि उनके बुनियादी शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार उन्हें प्रदान किए जाएंगे और किसी भी व्यक्ति को दबाया नहीं जाएगा। इन बहस के बाद संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। संविधान सभा में इस पर भी बहस हुई कि शिक्षा को किस सूची में रखा जाए। कुछ सदस्यों का मानना था कि शिक्षा पर नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, जबकि कई अन्य चाहते थे कि प्रांतों को इस पर पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। मूल संविधान में शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था। इसका मतलब था कि राज्यों को अपनी शैक्षिक जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनाने का अधिकार था। स्वतंत्रता के साथ देश कई समस्याओं से जूझ रहा था। गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी थी। 1960 के दशक में भारतीय शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1964 में बने कोठारी आयोग की सिफारिशों पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लाई गई। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर पहली नीति वर्ष 1968 में लागू हुई, जो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया गया। इसमें प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया गया, जो भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा था। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा के पुनर्निरीक्षण और पुनर्गठन प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर इसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित कराया गया। सरकार के इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रांतों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन
1986 में प्रस्तुत किया गया। इस पर लंबी चर्चा चली। पक्ष विपक्ष सबने अपने विचार रखे। विल्लोर से सांसद AC षणमुगम ने चर्चा के दौरान कहा, अब इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सूची में डाला जा रहा है। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई, जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया और अपनी बहुमूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी प्रकार डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के मुद्दों की जांच की और अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी। मैं जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई। 1964-66 के दौरान कोठारी आयोग ने शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1968 की शिक्षा नीति तैयार की गई। इन तीनों प्रतिष्ठित आयोगों ने शिक्षा को राज्य सूची से वर्तमान सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश नहीं की थी। केंद्र ने स्वयं यह किया है। अब एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के गठन का प्रस्ताव है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह शिक्षा को केंद्र सूची में शामिल करने के समान है। उन्होंने यह भी कहा, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षा पर निवेश को धीरे धीरे बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के 6% के स्तर तक पहुंचा जाए। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक शिक्षा पर व्यय का स्तर केवल 3% के स्तर तक पहुंच गया था। अपने वक्तव्य में षणमुगम ने तत्कालीन सरकार को कटघरे में रखते हुए कहा, यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि कैसे 6 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शिक्षा की उपेक्षा की गई है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 7.5% शिक्षा पर खर्च किया गया और छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह घटकर 1.5% रह गया। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा, आश्चर्य है कि फिर भारत सरकार 1995 तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगी। सबके लिए शिक्षा तब एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। बॉम्बे नॉर्थ से सांसद अनूप चंद शाह ने शिक्षा के माध्यम पर कहा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा केवल राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही प्रदान की जानी चाहिए। यह केवल राजभाषा में ही दी जा सकती है। इसे अंग्रेजी माध्यम से नहीं दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा को महत्व केवल उसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करके ही दिया जा सकता है। बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट से सांसद सुनील दत्त ने शिक्षा और स्कूल में बराबरी पर जोर दिया। वहीं पार्वतीपुरम से सांसद वी किशोर चंद्र एस देव ने शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा में दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। बच्चों को भारतीय इतिहास के अलावा क्षेत्रीय इतिहास और स्थानीय इतिहास भी पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें न केवल देश के अन्य राज्यों का इतिहास और पृष्ठभूमि जानना चाहिए, बल्कि उन्हें पहले अपना इतिहास जानना चाहिए और उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। 2:15 बजे से शुरू हुई ये चर्चा शाम 7:30 बजे तक चली थी। मई 1986 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पास कराया गया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव आए। देश ने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए और 100 साल पूरे करने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर के लिए विकसित भारत एट 2047 का विजन रखा है, जिसका लक्ष्य भारत को आज़ादी के 100वें वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। देश में विकास को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आर्थिक से लेकर सामाजिक, शैक्षिक हर स्तर पर नवाचार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति इन्हीं नवाचारों में से एक है, जो छात्र छात्राओं के संपूर्ण विकास पर आधारित है। उन्नीस की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लगभग 34 साल बाद 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई।
इसे 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 3-4 वर्षों की लंबी प्रक्रिया के दौरान प्राप्त लाखों सुझावों पर मंथन के बाद एनईपी 2020 को स्वीकृत किया गया है। इस नीति पर लोगों का एक मत होना यह जताता है कि सभी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। देश के युवाओं को 21वीं सदी में जिस शिक्षा की जरूरत है उसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरा करती है। नई शिक्षा नीति की एक और खास बात है, इसमें लोकल पर जितना फोकस है उतना ही उसको ग्लोबल के साथ इंटीग्रेट करने पर भी बल दिया गया है। एक और, जहां स्थानीय लोक कलाओं और विद्याओं, शास्त्रीय कला और ज्ञान को स्वाभाविक स्थान देने की बात है, तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भारत में कैंपस खोलने का भी आमंत्रण है। 29 जुलाई 2025 को एनईपी 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा समागम कार्यक्रम के तहत इस नीति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीयता ही एनईपी 2020 का मूल मंत्र है। वैज्ञानिक शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखते हुए शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के वृहद उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में भी शिक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा हुई, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया। आज हमारी देश में मैं अगर एक मानक आपके सामने बताऊं, क्यूएस रैंकिंग में 2014 में क्यूएस एक विश्व की वन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग एजेंसी है, क्वालिटी मेजरिंग इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने कहा कि 46 इंस्टीट्यूशन अभी 2014 में 10 थे, 2014 में 10 थे और 24 में ये 46 हुआ है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हमारी पीएचडी एनरोलमेंट में 2014-15 में 1,70,000 विद्यार्थी होते थे, आज ये बढ़ के 2,33,000 हुए हैं। जैसे मैंने पेटेंट के बारे में कहा, पेटेंट में भारत पहले 2013 में 8th पोजीशन में था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तथ्यों में बता रहा हूं, आज भारत 6th स्थान पे पहुंचा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम पे हम 3रे स्थान पे पहुंचे हैं। उससे महत्वपूर्ण एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय। एक अंतर्राष्ट्रीय साइंस इनोवेशन ट्रैकिंग एजेंसी है आस्पी, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। उन्होंने 2003 से 7 भारत की एक असेसमेंट किया था, वो लंबे समय की ट्रैकिंग करते हैं। उसमें विश्व की जो पहला 5 टेक्नोलॉजी था, उसमें केवल भारत
4 टेक्नोलॉजी में किसी एक पोजीशन में थे। आज उसमें 64 क्रिटिकल एरिया में टेक्नोलॉजी में काम का उन्होंने ट्रैकिंग किया। दुनिया में किसी भी देश में क्या क्या टेक्नोलॉजी की काम हो रहा है, 46 क्रिटिकल एरिया में, उसमें भारत आज 45 स्थान पे, पहला 5 में, नहीं तो 2 में। ये क्षेत्र क्या है, मैं अगर उस क्षेत्र को कुछ बताऊंगा, ये सारे में एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी एंड वैक्सीन एंड एनर्जी एनवायरमेंट, ये आज हमारी साइंटिफिक उपलब्धि का स्थिति में आपके सामने उल्लेख किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 संरचना और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूली शिक्षा अनुभवात्मक एवं योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसी पहलें लगभग 9 लाख स्कूलों में 4 करोड़ से अधिक छात्रों तक पहुंच चुकी है। प्रशस्त ऐप दिव्यांगता स्क्रीनिंग में सहायता प्रदान करता है। निष्ठा पहल के तहत 4 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। आज लगभग 72% स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। विद्यांजलि, दीक्षा, पीएमई विद्या, ई जादुई पिटारा, AI बोर्ड जैसी पहले चल रही हैं। 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना, 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER हासिल करना और शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने का लक्ष्य है। वहीं देश में सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करने का अंतिम लक्ष्य वर्ष 2047 तक रखा गया है। उम्मीद है देश जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब वह विकसित राष्ट्र बनने के साथ ही 100% साक्षरता का लक्ष्य भी हासिल कर सकेगा। सार्थक संवाद की आज की कड़ी में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।